Today we discuss about the topic the Constitution of India. Constitution of India is very important topic from class 8 and 9 onwards. First of all, we understand what is Constitution and its significance. First, we discuss about the topic, the Constitution. भारत जब आजाद हुआ फिर 15 अगस्त 1947 को, तो उनके साथ में कई समस्याएं संबंधित समस्याओं में बहुत सारी कुछ जटिल समस्याएं थी और कुछ इजी समस्याएं। इजी समस्याओं को जल्दी से सॉल्व कर लिया गया, पर जो भारत की समस्या थी, जैसे भारत में किस तरह का संविधान होना चाहिए, लोगों को क्या अधिकार मिलने चाहिए, भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है और विविधताओं से भरा हुआ देश होने के कारण भारत में कोई ऐसे संविधान चाहिए जो उन सबको न्याय दिलाए। दूसरा, एकीकरण की समस्या, यह भी बहुत ही बड़ी समस्या थी। भारत में आजाद हुआ तो एक देश सेपरेट हुआ पाकिस्तान भारत से, तो उसको कैसे देश का यूनिफिकेशन करवाना था, यह भी एक मेन समस्या। वो हम आगे अदर पार्ट में पढ़ेंगे, पर अब अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो है भारतीय संविधान के बारे में। कैसे जो हमारा संविधान की विशेषता है, ये आपने 7th में पढ़ेंगी या 8th में आप पढ़ोगे। तो भारत का संविधान कठोर, लचीला, सब चीज़ों में मतलब सभी संविधान को देख के भारत में से संविधान का निर्माण किया, चाहे अधिकार दिए हो चाहे कर्तव्य दिए हो, ये सभी चीजें हमारे भारतीय संविधान में ली थी। भारत जब आजाद हुआ तो भारत के सामने एक समस्या थी कि कैसे हम देश को चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। जब हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हो जाएंगे, इतने दिन अंग्रेज चला करते शासन, अब अंग्रेजों से हम स्वतंत्र हो रहे हैं, तो स्वतंत्र होने के बाद ऐसी कौन सी संस्था होगी जो हमारे देश को चलाएगी, नियमों का कौन सा संग्रह होगा, कौन से नियम लागू होंगे, कौन से नहीं होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना था। और सोचने के लिए कमेटी बनेगी और कमेटी में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे हमारा संविधान तैयार करने। ये तो भी बेस था। अब कैसे निर्माण हुआ, कौन कौन सी सभाएं बनी, कौन उसके अध्यक्ष थे, उन सब के बारे में धीरे धीरे हम आगे चर्चा करेंगे। तो संविधान जो है उसके आर्किटेक्ट कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। Sometimes in board class, one question is asked, who is called the architect of Indian Constitution? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑफ कोर्स। ये सब चीजें बेसिक नॉलेज होगी। पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में। संविधान, the Constitution is the body of principles and ideological tenets according to which a nation or an organization is governed. संविधान एक संस्था है जो विचारधाराओं और सिद्धांतों का एक समूह है, जिसके हिसाब से देश पूरा चलता है। जो संविधान में चीजें लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग ही पूरा देश रूल किया जाता है। हमारा संविधान फिक्स, रिग्ड और फ्लेक्सिबल भी। रिग्ड और फ्लेक्सिबल मीन्स कठोर और लचीला, दोनों का मिश्रण। कई ऐसी बातें हैं जो अगर लागू नहीं हो रही तो उसको चेंज कर सकते हैं। कई चीज़ों में सत्य कुछ चेंज नहीं हो सकता।
तो ये सब चीजें हमारे संविधान को एक यूनिक संविधान बना। यूनिकनेस है भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसका श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि संविधान एक ऐसी संस्था है जिसमें सिद्धांतों और विचारधाराओं के अनुसार जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है वो चलेगा। अगर वो नियम वो कायदे वो कानून नहीं होंगे तो एक देश आगे बढ़ नहीं पाएगा, आगे चल नहीं पाएगा। अब संविधान की क्या विशेषता है, क्या विशेष है इसमें के इसको अपने सबसे पहली विशेषता द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन। संविधान नागरिकों के जो कर्तव्य है जो अधिकार है उनकी रक्षा करती है, उनकी सुरक्षा करती है। जो भी संविधान में अधिकार दिए गए हैं जो कर्तव्य दिए गए हैं उनकी सुरक्षा का श्रेय हमारे संविधान को जाता है। उसमें लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना पड़ता है। नागरिक को जो भी अधिकार दिए गए हैं उसकी सुरक्षा करनी है तो एक संविधान होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट हम देखें इट लिमिट्स द पावर ऑफ द थ्री ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो भी गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन होते हैं व्यवस्थापिका न्यायपालिका कार्यपालिका ये तीन जो ऑर्गन होते हैं उसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना किसके पास कितना पावर है कौन कितना स्वतंत्र है। जैसे न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया उसमें उसको अधिकार अपने हिस्से पर बनाने का अधिकार दिया हो क्योंकि न्याय सबको मिलती चाहिए। तो ऐसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना यही संविधान के द्वारा ही हो सकता है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना ये संविधान के द्वारा ही हो सकता है। Third point, it lays down the procedure of the formation of the government and define the distribution of power. ये सरकार कैसे बननी चाहिए उसकी ओर इंगित करता है कि सरकार कैसे बनेगी। जो भी प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, सरकार को कैसे चयन किया जाएगा, राष्ट्रपति को कैसे चुना जाएगा, प्रधानमंत्री को कैसे चुना जाएगा, जो भी विधानसभा के सदस्य है या लोकसभा राज्यसभा के सदस्य है उनको कैसे चुना जाएगा। चुनने की जो प्रक्रिया है वो संविधान में लिखी हुई होती है और उसको विस्तारित भी किया जाता है। संविधान में एक और चीज है, संविधान में जो स्पेशल प्रोविजन माइनॉरिटी ग्रुप जो अल्पसंख्यक है उनके लिए विशेष प्रावधान संविधान में इंगित होते हैं। जो भी माइनॉरिटीज है उनके लिए विशेष प्रावधान क्या होने चाहिए क्योंकि वो बहुत कम संख्या में है तो उनके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए वो संविधान में इंगित होते हैं। इट ग्रांट्स सर्टेन फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन। संविधान ही वो संस्था है पहले ही बता चुके हैं कि संविधान द्वारा ही हमें जो अधिकार है वो प्राप्त है और हमें ये अधिकार देने का श्रेय जाता है संविधान। नागरिकों को भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए। अगर उनके पास कोई अधिकार नहीं रहेंगे तो वो स्वतंत्र एक देश में नहीं रह सकते, डिक्टेटरशिप हो जाता है जहाँ अधिकार नहीं होने बाद मतलब निरंकुश शासन चलता है वहाँ फिर नागरिकों की कोई नहीं सोचता। भारत की सरकार में ऐसी विशेषता है कि कोई भी जनता किसी भी नेता के विरोध में बोल सकती है, उनको अधिकार दिया हुआ है
स्वतंत्रता का अधिकार, सभी तरह का अधिकार जो है, कहीं भी घूमने का अधिकार, कहीं भी जाने का अधिकार, ये सब अधिकार दिए हुए हैं क्योंकि हमारे संविधान में इसको जगह दी गई। अगर संविधान में ये जगह नहीं दी होती तो भारत में निरंकुश शासन चल रहा होता। एक 6 पॉइंट और है जो मैं आपको समझा देता हूँ। राष्ट्र के कुछ लक्ष्य होते हैं, हमारा जो भी देश होता है उसके कुछ लक्ष्य होते हैं, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक संस्था की आवश्यकता होती है। वो लक्ष्य कैसे हासिल करने, उसके लिए एक संस्था की आवश्यकता होती है। भारत के विकास दर होने के लिए कैसे भारत की विकसितता की ओर अग्रसर होगा, ऐसे सोचने वाली संस्था जो होती है और जो विचारधारा होती है, वो सभी विचारधारा, सामाजिक विचारधारा, सेकुलरिज्म, जो भी धर्म निरपेक्षता, ये सभी विचारधारा है, इनको जगह दी गई हमारे संविधान के अंतर्गत कि भारत में कौन कौन से विचारधारा लागू होंगे। धर्म निरपेक्षता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, ये सभी विचारधारा हमारे भारतीय संविधान में दी गई है, और यही भारत को एक विशेष देश का दर्जा देती है। सबसे बड़े और लिखित संविधान का श्रेय जो जाता है वो भारत में जाता है। ये तो हो गई कुछ बेसिक चीजें हमारे संविधान के बारे में, संविधान की विशेषताएं कौन कौन से उनके बारे में, संविधान की विशेषताएं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये दो मुख्य पॉइंट है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधान की कितनी आवश्यकता है विश्व में। आज कुछ जैसे निरंकुश देश जहाँ कोई संविधान को फॉलो नहीं किया जाता, पर बाद में उनको जरूरत पड़ी और उन्होंने भी संविधान संसदात्मक ढांचा है उसको अपनाया। अब हम नेपाल के बारे में डिस्कस करेंगे। नेपाल जहाँ पे निरंकुश शासन चलता था इतने दिन में, 2015 में वहाँ संविधान की स्थापना हुई। पहले एकमात्र हिंदू देश था। 2004 से 5 से लोगों ने विरोध करना शुरू किया कि हमारे यहाँ भी जैसे भारत में संविधान होता है वैसा होना चाहिए। विरोध के कई स्तर चले और आखिरकार 2015 में नेपाल को भी ये मतलब संवैधानिक दर्जा मिल गया, और फिर नेपाल का भी अपना एक संविधान बना और संविधान प्राप्त करने वाला देश बन गया। तो ये सब देश सामान्यतः जो भी देश है वो संवैधानिक विचारधारा के आधार पर चल रहा है। जो भी देश, कुछ एक देश निरंकुश शासन भी है जहाँ पर संवैधानिक शासन, जो भी बड़े बड़े देश है जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड से हमारा संविधान में कुछ हमने जो संविधान बनाया वो इंग्लैंड के संविधान के सम्मिलन है लगभग। कुछ अमेरिका की चीजें भी ली थी, कुछ आयरलैंड और उसमें जो संविधान बने थे उन सब में संग्रहित करके भारत का एक सबसे बड़ा संविधान बना। अब हम डिस्कस करेंगे नेपाल के बारे में। जैसे मैंने बताया था कि नेपाल में मोनार्ची शासन था और मोनार्ची के बाद 2015 में वहाँ संवैधानिक शासन शुरू हो गया और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिया गया। अब जो भी संविधान होता है उसमें उस देश की प्रकृति को देखा जाता है, नेचर कैसा है देश, उस नेचर के हिसाब से संविधान बने हैं। संविधान की कई वैरायटी है, लिखित या मौखिक संविधान। लिखित जो लिखा हुआ होता है जैसे भारत में, मौखिक संविधान जो लिखा हुआ नहीं होता।
वो सीधे लागू होता है, डिक्टेटरशिप लाइक एटमॉस्फेयर है। और नेपाल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो भी संस्थाएं होती है, उनको संविधान के अनुसार चलना होता है। शुरुआत में जब कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो भी चुने जाते हैं, वो एक शपथ लेते हैं और शपथ के आधार पर ये कहा जाता है कि हम देश के संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान की रक्षा करना मतलब संविधान के अनुसार ही चलना है। संविधान की रक्षा करना मतलब संविधान के अनुसार चलना होता है। ये होती है रक्षा। और रक्षा इसलिए कि उसे युद्ध करना है, ये सब चीजें, ये नहीं। संविधान का तात्पर्य होता है कि संविधान के अनुसार हमें चलना है। जो संविधान में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो ये जब कोई देश संविधान के अकॉर्डिंग चलता है, अब जैसे मैंने बताया चीजें होती है जो ऑर्थोडॉक्स जो पुरानी हो जाती है, तो उसमें संशोधन करके नई चीजें उसमें इंक्लूड की जाती है मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से। ये भी छूट भारतीय संविधान में दी गई है कि जैसे कोई भी पुरानी चीज जो आज लागू नहीं हो रही हो, उसमें संशोधन करके उसको एक नया रूप दे दिया जाता है और उसमें संविधान में एक भाग और जोड़ दिया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो अब सब कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी, संविधान के बारे में उसकी विशेषताएं पढ़ी, क्या होती है विशेषताएं। अब हम मानव संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी संस्थाएं बनी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान है, भारत को जब आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद एक कमेटी बनी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहलाती है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी थी। कौन सी कमेटी थी? ये ड्राफ्टिंग कमेटी में संविधान के बारे में चर्चा होती थी। ड्राफ्टिंग मतलब प्रारूप। प्रारूप जो संविधान में कैसा प्रारूप होना चाहिए, क्या क्या उसमें इंक्लूड होना चाहिए, उसके निर्देश जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। और ड्राफ्टिंग कमेटी में डिबेट होती थी संविधान के बारे में। लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे बाद डिबेट लगातार हो रही थी। तो सबसे पहले जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे उनको चुना गया, प्रतिनिधियों को चुना गया कि अलग अलग प्रतिनिधि चुने गए और उसमें अलग अलग कमेटियां बनी जो अपने अपने स्तर पर हर किसी फील्ड में काम करती थी। उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो प्रारूप समिति कहलाती थी, उसके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। अम्बेडकर का नाम आज हर कोई व्यक्ति जानता है जो भारत का निवासी है या अन्य देशों में भी उनकी ख्याति प्रसिद्ध है। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब इसके जो चुनाव हुआ, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इलेक्शन हुआ जुलाई 1946 में और पहली मीटिंग हुई दिसंबर 1946 में। चुनाव हुआ जुलाई 1946 में और दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई। इस असेंबली में मेंबर जो थे वो 299 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 299 मेंबर थे। राजेंद्र प्रसाद इनके अध्यक्ष बने। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, जो चेयरमैन थे, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर। पहला इलेक्शन हुआ 1946 में, दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई। और जो मेंबर थे, जो 299 मेंबर थे, वो सभी मेंबर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के थे जो सभी पूरे संघ में शामिल हुए और सभी का निचोड़ हुआ और हमारा जो संविधान है वो निर्माण की ओर अग्रसर होने लगा। हर चीज के बारे में गहरी चर्चा होती रोजाना। कभी कभी तो संविधान में जब मीटिंग चलती थी तो लगभग रात के 9-10 बज जाते थे। ऐसे मतलब गंभीर चर्चा हुआ करती थी। सुबह 9 बजे से रात को 9-10 बज जाते थे और पता ही नहीं चलता था डिस्कशन। तो मतलब हर टॉपिक पर डिस्कस करने के बाद सभी जो सहमत होते हैं उस चीज को संविधान में इंक्लूड किया जाता है। फिर हमारा संविधान 26 नवंबर 1946 में प्रारंभ कर दिया और 26 जनवरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है 1950, 26 जनवरी 1950 को जब रिपब्लिक डे मनाया जाता है उस दिन हमारा संविधान इम्प्लीमेंट में लाया गया था, इम्प्लीमेंटेशन हुआ और लागू कर दिया गया भारतीय संविधान। अब 26 जनवरी डेट 26 जनवरी का
भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी गांधी जी द्वारा। संविधान थोड़ा पहले बनकर तैयार हो गया था, पर 26 जनवरी को चुना गया। 26 नवंबर को संविधान पूरा हो चुका था। उसके 1 महीने बाद 2 महीने बाद लगभग 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके बीच में 2 महीने में कोई भी ऐसी डेट नहीं मिली जिस दिन ये लागू किया जाए। और फिर भारतीय इतिहासकारों का मानना था कि पूर्ण स्वराज्य की मांग 26 जनवरी 1930 को रखी गई थी। 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी और पूर्ण स्वराज्य की मांग रखने के उद्देश्य के कारण ये डेट फिक्स की गई कि इस दिन हमारा संविधान लागू होगा। और इतिहासकार इस डेट को एक विशेष डेट मानते हैं। इसलिए जो भी हमारे राजनीतिक विचारक थे और जो भी इस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनका मानना यही था कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होना चाहिए। तो हमने आज डिस्कस की भारतीय संविधान के बारे में। संविधान क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या है, संविधान का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, कितने सदस्य थे, कौन कौन कमेटी में थे और लगभग कितने वर्ष की चर्चा के बाद 2 years 11 months and 18 days 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगभग 3 साल तक कठोर संघर्ष करने के बाद जो ये हमारा सबसे विस्तृत संविधान, सबसे बड़ा संविधान, सबसे अनोखा संविधान भारत में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज हमने डिस्कस की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में और हमारा जो संविधान है वो कैसे बना, कितने सदस्य थे, कौन कौन किस समिति के अध्यक्ष है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आज डिस्कस की। फर्दर जो डिस्कस है वो अगले टॉपिक में हम लेंगे। आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे, अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में लेंगे। तो इन सब चीज़ों में एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ वापस कि क्या क्या समझने की मुख्य चीज़ है। समझने की जो मुख्य चीज़ है वो है भारतीय संविधान की डेफिनेशन, जो मैंने पहले लिखी थी। भारतीय संविधान वो संस्था है जो मतलब नियमों के आधार पर कार्य करती है और जो भी सिद्धांत, जो भी नियम है, उसके द्वारा विश्व की जो गवर्निंग संस्था है वो चलती है। संविधान जो हमें अधिकार प्राप्त करवाते हैं, जो भी संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उनको शक्ति का बंटवारा करना यह भी संविधान का काम है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो गया, माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनमें उनके लिए विशेष प्रावधान लागू करना, हमारे जो फंडामेंटल राइट है सिटीजन के, नागरिकों के, उनको उपलब्ध कराना, लोगों तक पहुंचाना। और भी कई ऐसी विशेषता है जो संविधान हमें प्रदत्त करता है, जो बाकी किसी दूसरे संविधान से हमें नहीं होता। तो इन सब चीज़ों के साथ मैंने और जो चीज़ बताई वो है मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, 299 मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जब वोट हुआ, पहला चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में। मीटिंग हुई थी दिसंबर 1946 में। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। मेंबर 299 है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हर चीज के बारे में नई से नई डिस्कस की जाती थी और आखिरकार वो दिन आया जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये डेट 26 जनवरी इसलिए फिक्स की गई कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी, तो इसी डेट को फिक्स किया गया। वैसे संविधान पहले बन चुका था 26 नवंबर को ही। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, परंतु उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में।